हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जो है हमारा 12th क्लास का सेकेंड यूनिट, जो कि जेनेटिक्स है। सेकेंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबको पता है ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में भी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मीन्स नीट में भी बहुत कुछ आता है इसमें से। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे रिएक्ट करता है। इस बात को प्रूव करना है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह से कैसे रिएक्ट करता है। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका दिया था ग्रिफ्थ ने। तो क्या बताना है हमें, वाई डीएनए रिएक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था डॉक्टर ग्रिफ्थ ने, डॉक्टर ग्रिफ्थ इन 1928 में, ठीक है। और डॉक्टर ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट में। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के भी 2 स्ट्रेन का यूज़ किया था। एक उसने इसमें लिया था एस टाइप और एक को लिया था उसने आर टाइप। एस क्या थे, स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया। आर क्या थे, रफ टाइप के। स्मूथ का मतलब जिनकी आउटर कवरिंग प्रोटीन की बनी हुई है, और रफ जिन पे कोई आउटर कवरिंग थी ही नहीं। तो एस टाइप वाले जो थे बच्चों, उनका नेचर कैसा था, वायरल्यूएंट मीन्स पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉज करने वाले थे। और आर टाइप वाले जो बैक्टीरिया लिए थे उसने, उनका नेचर कैसा था, नॉन वायरल्यूएंट मीन्स नॉन पैथोजेनिक। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनका, कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे। ओके। तो जो उसने एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, उनमें भी कौन कौन से स्ट्रेन्स का यूज़ किया, लाइक S1, S2 का यूज़ किया, S3 एंड सो ऑन। ऐसे उसने आर टाइप के जिस बैक्टीरिया को लिया, उसमें भी R1 का यूज़, R2 का एंड R3 सो ऑन। इस तरह से उसने यूज़ किया बच्चों, ठीक है। सिंपल सा फंडा है कि भाई ये प्रूव करना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो कैसे है बताओ। तो डॉक्टर ग्रिफ्थ ने 1928 में अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो उसने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया एक्सपेरिमेंट में। और उसने उसके 2 टाइप लिए थे, एक एस टाइप को लिया, एक आर टाइप को लिया। एस वाले थे स्मूथ, जिनके ऊपर थी प्रोटीन की कवरिंग, और उनका नेचर कैसा था, वायरल्यूएंट, मतलब वो पैथोजेनिक थे, वो डिजीज़ कॉज कर रहे थे। और आर टाइप को लिया, आर वाले कैसे थे, रफ थे, जो कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे थे, नॉन वायरल्यूएंट। एस में भी उसने फर्दर टाइप्स को लिया, आर में भी उसने फर्दर सब स्ट्रेन्स को लिया। तो बच्चों उसने इन बैक्टीरिया का यूज़ किस पे किया, तो उसने किसका यूज़ किया, माइस का। किसका यूज़ किया, माइस का। तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ग्रिफ्थ ने क्या किया, S3 टाइप के बैक्टीरिया को लिया। S3 टाइप के बैक्टीरिया को लिया और उनको क्या किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट इन माइस में इंजेक्ट किया S3 टाइप के बैक्टीरिया को, ठीक है। जिससे क्या है, इसका नेचर कैसा था, ऑफ कोर्स वायरल्यूएंट था। तो सारे के सारे माइस जो थे उनकी डेथ हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, R2 को लिया बच्चों,
और R2 को लेके फिर से वही किया, इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, माइस में इंजेक्ट किया। जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया तो R वाले का नेचर कैसा था, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ माइस को। तो माइस जो थे वो सरवाइव कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने सोचा भाई इनकी डेथ हो गई, ये सरवाइव कर रहे हैं, क्यों ना मैं एक काम और करूं। तो उसने अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। उसने R3 वाले जो थे, सॉरी S3 वाले जो थे उनको हीट अप कर दिया, जिसको हमने बोला हीट एंड किल बैक्टीरिया, हीट एंड किल बैक्टीरिया, हीट अप कर दिया जिससे उन बैक्टीरिया की डेथ हो गई। फिर उसने क्या किया, हीट अप करने के बाद हीट एंड किल्ड बैक्टीरिया जो थे S3 वाले, अब उनको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट इन माइस। तो अब की बार क्या हुआ भाई, बैक्टीरिया तो मर चुके थे पैथोजेनिक, तो माइस क्या कर गए, सरवाइव कर गए। तो उसने सोचा चलो ठीक है, ये भी सरवाइव कर गए और ये तो ऑलरेडी कर ही रहे थे, इनका तो कोई पैथोजेनिक नेचर ही नहीं था, तो क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट और कर लूँ। उसने क्या किया, एस टाइप वाले जो थे, कैसे, हीट एंड किल्ड, हीट एंड किल्ड टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनको लिया, प्लस आर टाइप वाले जो थे वो कैसे थे, नॉर्मल थे बच्चों, उनको लिया और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करके और फिर माइस में क्या किया, इंजेक्ट किया। माइस में क्या किया बच्चों, इंजेक्ट किया। अब की बार जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया तो उसको रिजल्ट क्या मिला, कुछ माइस की तो डेथ हो गई, कुछ माइस जो थे उनकी तो क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई, और कुछ माइस जो थे वो सरवाइव कर रहे थे। तो वो तो पजल हो गया, ऐसा कैसे हुआ भाई, मैंने तो पहले जिनकी वजह से डेथ हो रही थी अब तो उनको भी हिटअप कर दिया, फिर तो वो नॉर्मल हो गए थे, उनकी वजह से तो कोई डेथ नहीं हुई थी, और आर वाले तो पहले से ही नॉर्मल थे, उनकी वजह से तो डेथ हो ही नहीं सकती, तो मैंने तो दोनों को ही मिक्स किया था, अब तो दोनों नॉर्मल हो गए थे, तो भाई कुछ की डेथ क्यों हुई। तो ऐसा सोचते सोचते वो लास्ट में फिर से अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को देख रहा था, ये किया ये किया, ये लास्ट में पहुंच गया, पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कंक्लूजन नहीं मिला, साबित नहीं कर पाया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है। तो साबित किसने किया भाई इस चीज़ को, तो उसके एक्सपेरिमेंट के 16 ईयर्स के बाद, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था बच्चों, तो उस एक्सपेरिमेंट के भी 16 ईयर्स के बाद, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट के 16 ईयर्स के बाद क्या रिजल्ट आया, कौन से न्यू साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट आए बच्चों, एवेरी, मिग्लियोइड, मिलार्टी, ये 3 साइंटिस्ट आए। इन 3 साइंटिस्ट ने जो भी ग्रिफ्थ ने किया था उन सबको स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। लास्ट में वो वहीं पर पहुंच गए, कहाँ पर पहुँचे कि भाई कुछ माइस की तो डेथ हो गई थी, कुछ माइस सरवाइव कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कौन से माइस की डेथ हुई है, शुरू से करके देखा, लास्ट में पहुँच गए वहीं पर, तो देखा कि कौन से माइस की डेथ हुई है, जिन माइस के अंदर S3 टाइप के बैक्टीरिया थे वो माइस क्या कर रहे थे, सरवाइव। जिन माइस के अंदर R2 टाइप के बैक्टीरिया थे उनकी क्या हो गई है, डेथ। तो ये कैसे हो गया भाई, S वाले तो वायरुलेंट थे बट अब वो सरवाइव कर रहे हैं, R वाले जो थे वो नॉन वायरुलेंट थे, उनकी वजह से डेथ हो गई है। तो ऐसा कैसे, क्या निचोड़ है इसका, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने कुछ टाइप के एंजाइम्स का भी यूज़ किया और उन्होंने देखा कि भाई क्या रिज़ल्ट हमारा कुछ अलग आएगा या सेम आएगा। तो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एंजाइम्स का यूज़ किया। पहले उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम लिया बच्चों, प्रोटीनीशियस एंजाइम है प्रोटीएज, तो उसकी वजह से देखा कि सेम रिज़ल्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम रिज़ल्ट आया। फिर उन्होंने क्या किया, एक और एंजाइम का यूज़ किया, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, तो क्या देखा, कोई चेंज नहीं है, सेम रिजल्ट आया।
थर्ड टाइम पे उन्होंने क्या यूज़ किया, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो उन्होंने देखा जैसे ही ये एंजाइम यूज़ किया तो जो उनका रिज़ल्ट था वो क्या हो गया, चेंज, सेम रिज़ल्ट नहीं आया। तो यहाँ से कॉन्क्लूज़न क्या निकला कि भाई डीएनए जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर है, डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए था ना बच्चों दोनों में, जैसे आर और एस टाइप वाले जो दोनों थे, तो लास्ट में क्या है, ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एस वाला रिएक्ट कर रहा था आर की तरह, आर वाला रिएक्ट कर रहा था एस की तरह, क्योंकि डीएनए जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन का नेचर है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक से दूसरे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एस वाले सर्वाइव कर रहे थे, आर वालों की डेथ हो गई थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बच्चों। एस वाले जो रिएक्ट कर रहे थे वो आर की तरह करने लगे, आर वालों में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, वो एस की तरह करने लगे, तो इसीलिए यहाँ पे सर्वाइव कर गए थे, इनकी डेथ हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था, जो कि ग्रिफ्थ ने उसका कंक्लूजन नहीं निकाला था। उसके एक्सपेरिमेंट के भी 16 ईयर्स के बाद जब नए साइंटिस्ट आए उन्होंने उस चीज़ को बताया। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल का खुद का नेचर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और डीएनए का भी नेचर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आया इसी चीज़ को साबित करने के लिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम अभी देख रहे हैं। अब बच्चों पहले तो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और आया, हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इसी चीज़ को साबित करने के लिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है या नहीं करता है, तो डीएनए की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने दिया था, हार्शे एंड चेस ने, हार्शे एंड चेस ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कब दिया था, 1952 में दिया था। किस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हार्शे और चेस ने क्या यूज़ किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ किया, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ किया था, और बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था, बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया था। बैक्टीरियोफेज T2 फेज भी बोल सकते हैं ना उसको, T2 फेज का यूज़ किया था। अब पता है हमें कि भाई बैक्टीरियोफेज जो है इस टाइम पर कोई भी वायरस जो है वो बैक्टीरिया पे किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इंजेशन, फिर क्या करेगा, रेप्लिकेशन, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देगा, और लास्ट में क्या करेगा, लाइसिस। जिस होस्ट बॉडी पे वो एडजॉर्प्शन कर रहा है उस होस्ट बॉडी को लास्ट में क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, लाइसिस। तो इस तरह से क्या है जो वायरस है वो वर्क करता है। तो देखते हैं, तो एक बार बैक्टीरियोफेज जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इस टाइप का होता है बच्चों, इस टाइप का होता है बैक्टीरियोफेज में। ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कैप्सिड प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है। यहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ये वाला जो पार्ट है ये है मिडल पीस। इसके बिल्कुल एंड में पूरा इसको कनेक्ट नहीं, यहाँ से ये दिखा देना है, रेप्लिकेशन होगा जहाँ से जेनेटिक मटेरियल का, ये है एंड प्लेट, ठीक है। तो इस तरह का ये T2 फेज मीन्स बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। तो
काम कैसे करेगा, पहले एडजॉर्प्शन करेगा, एड्जॉर्ब करेगा, फिर इंजेक्शन एंड प्लेट्स जो है वो बैक्टीरिया की बॉडी पे जाकर के इंजेक्ट हो जाएंगी, फिर रेप्लिकेशन अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दे, लास्ट में लाइसिस होस्ट बॉडी का वो ब्रेक डाउन कर देता है। तो अपने एक्सपेरिमेंट में हर्शे और चेस ने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी यूज़ किया था। एक तो यूज़ किया सल्फ़र 35 का। सल्फ़र क्या है, प्रोटीन का ही कंटेंट है, प्रोटीन के कंपोनेंट है, इसमें प्रोटीन का ही कंपोनेंट है। और एक उसने यूज़ किया फॉस्फोरस 32, डीएनए कंपोनेंट है ना, ये प्रोटीन का कंपोनेंट है, ये डीएनए का कंपोनेंट है, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इन दोनों का यूज़ किया। अब सल्फ़र जो है उसमें एक तो मिथियोनिन ये अमीनो एसिड है और दूसरा कौन सा, साइटोसिन ये अमीनो एसिड है। ये दोनों अमीनो एसिड जो है वो सल्फ़र में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखो आप। ई कोलाई का यूज़ किया, T2 फेज़ बैक्टीरियोफेज का यूज़ किया, कैसे काम करता है, एडजॉर्प्शन, इंजेक्शन, रेप्लिकेशन, लाइसिस करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सल्फ़र को लिया और फॉस्फोरस को लिया। सल्फ़र 35 को लिया था जिसमें मिथियोनिन और साइटोसिन ये दोनों अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, और फॉस्फोरस 32 को लिया, डीएनए कंपोनेंट है ये T2 का स्ट्रक्चर है हमारा। किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा वो देखते हैं। कल्चर मीडिया का यूज़ किया, कल्चर मीडिया का यूज़ किया तो यहाँ पर तो ये है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे ई कोलाई। एक कल्चर मीडिया के अंदर जब बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को रखा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है T2 फेज एडजॉर्प्शन करेगा यहाँ पे, देन इंजेक्शन करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ हुआ है, सल्फ़र 35। एक और कल्चर मीडिया को लिया, वहाँ पर भी सेम बैक्टीरियोफेज को लिया, बैक्टीरियोफेज को ले लिया, और सेम इसमें भी ई कोलाई, ये ई कोलाई है बच्चों, कल्चर मीडिया में ले रखा है। और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, फॉस्फोरस 32 डीएनए के कंपोनेंट, ये प्रोटीन का कंपोनेंट है। रिजल्ट क्या मिला, टेस्ट ट्यूब का यूज़ किया हमने, टेस्ट ट्यूब का हमने यहाँ पे यूज़ किया, और सिर्फ यहाँ पे एडजॉर्प्शन और इंजेक्शन ही हुआ है। उससे आगे रेप्लिकेशन जो है वो रेप्लिकेशन चल रहा है यहाँ पे, बट लाइसिस नहीं होगा। उससे पहले ही हम ये कर लेते हैं, जो यहाँ पे कल्चर मीडियम में हमने लिया था ये T2 और ये बैक्टीरिया दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में लेकर के सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बट रेप्लिकेशन तक यहाँ पे हो चुका है, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दोनों। ऊपर की तरफ जो पार्ट इकट्ठा होगा उसको तो मैं बोल दूंगी सुपरनेटेंट पार्ट, या फिर फ्लूइड के अंदर है तो सुपरनेटेंट फ्लूइड, और जो नीचे की तरफ है वो क्या है, पैलेट। तो ऊपर की तरफ तो बच्चों ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये बैक्टीरियोफेज। ऊपर की तरफ देखा तो बैक्टीरियोफेज, और नीचे की तरफ क्या है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया। इधर किया तो इधर भी यही देखा टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे सुपरनेटेंट और यहाँ पे ये पैलेट का पार्ट है। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ बैक्टीरियोफेज और यहाँ पे ई कोलाई। जब इस बैक्टीरियोफेज से यहाँ पर इसका देखेंगे ना कि भाई डीएनए ट्रांसफ़र हुआ या नहीं, तभी तो ये चीज़ साबित हो जाएगी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा कि सुपरनेटेंट वाला पार्ट जो है वहाँ तो ये T2 आ गया, और जो नीचे जो पैलेट वाला पार्ट है वहाँ पे ये ई कोलाई आ गया। बट क्या ई कोलाई बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, तो देखा नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन पैलेट, नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा प्रोटीन का कंपोनेंट है, डीएनए का नहीं है। प्रोटीन का नेचर नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन का, सिर्फ डीएनए का होता है। अब इसमें देखा, इसमें क्या दिखा हमें
कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है। अब उसका रेप्लिकेशन, पहले एडजॉर्प्शन हुआ होगा, इंजेक्शन हुआ होगा और फिर रेप्लिकेशन से जो इसका डीएनए था वो यहाँ पर पहुँच गया। तो इसका मतलब ई कोलाई के अंदर हमें क्या मिला? फॉस्फोरस। ठीक है, तो इससे भी क्या प्रूव हो गया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है, इसके अलावा आरएनए नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं करता। तो ये था हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो आज बच्चों हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, दोनों ही किसके लिए हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिएक्ट करता है या नहीं करता है। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट ने भी साबित कर दिया, हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट ने भी साबित कर दिया। तो आज के इस लेक्चर को आप अच्छे से एक बार पढ़ना, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।